हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे और लगातार पढ़ाई को आगे बढ़ा पा रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी जो पिछली वीडियो हुआ करती थी उसमें हमने बात करी थी आपके यूपी स्पेशल में कि जो आपका मुगल काल हुआ था, मुगल काल धीरे धीरे कहीं न कहीं पतन की ओर बढ़ चला था और अवध के नवाबों के बारे में हमने वहां पर बात करी थी। तो आज की क्लास जो होने वाली है, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी तत्कालीन समय में, जैसे जैसे मुगल काल का पतन हुआ और उस समय में वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है उस क्षेत्र की क्या अवस्थिति थी उस समय। तो हम बात करते हैं आपसे तत्कालीन समय में जैसे जैसे धीरे धीरे मुगल शासक पतन की ओर जा रहे थे, ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में अंग्रेजों का प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे जैसे अंग्रेज लोग बढ़ते जा रहे थे, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश उनके कब्जे में आ रहा था और उत्तर प्रदेश के जिन क्षेत्रों पर उनका अधिकार हो रहा था, तो वो अपने अपने अनुसार उस क्षेत्र को ढालते थे, उसका वहाँ का राजस्व वसूली करते थे, वहाँ की जो सेना हुआ करती थी उसको भी मैनेज करते थे अपने अनुसार से। होता क्या है, धीरे धीरे कहीं न कहीं इन क्षेत्रों में आपस की फूट होती है और इन क्षेत्रों को आपस में अंग्रेज लड़ाते हैं और लड़ाने के बाद में होता क्या है, इन क्षेत्रों को भी धीरे धीरे विजित करते हुए अंग्रेज चले जाते हैं। कहीं न कहीं संपूर्ण उत्तर प्रदेश को धीरे धीरे विजित करके अंग्रेज अपने एक अंग्रेजी शासन में मिला लेते हैं और उस अंग्रेजी शासन को कहीं न कहीं संपूर्ण भारत में धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो अपना है, इस उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों ने कैसे इसको कैप्चर किया, कैसे यहाँ पर अंग्रेजी शासन को प्रसार किया, विस्तारित किया, आज की जो क्लास है इस क्षेत्र पर हमारी होने वाली है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारे देसी रियासतें हुआ करती थी, छोटे छोटे राज्य रजवाड़े हुआ करते थे, जैसे अवध के नवाब हो गए, आपके फैजाबाद का नवाब हो गया, बरेली का नवाब हो गया, बरेली और बदायूं का नवाब, मेरठ के नवाब हो गए। इन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे आपस में लड़ाई करी और जैसे जैसे इन लोगों ने लड़ाई की उसमें अंग्रेजों का हाथ हुआ करता था। अंग्रेज जिस जीते हुए पक्ष को जाते थे, आराम से उसको समझाते थे, समझाने के बाद में उसका मदद भी करते थे, मदद करने के साथ साथ में अंग्रेज उसको लड़ाते थे, लड़ाने के बाद में उस पर आक्रमण करके उसको अपने हाथ में हथिया लेते थे। उसकी सेना, वहां पर अंग्रेजों की सेना हुआ करती थी। अंग्रेज राजाओं की सुरक्षा और संरक्षण के बदले अपनी सेना रखते थे और उनसे पैसा लेते थे। ऐसा कुछ उन लोगों ने किया और आगे चल करके कहीं न कहीं अवध और झांसी, कानपुर, आगरा, आपके मेरठ, बदायूं, बरेली सभी धीरे धीरे कहीं न कहीं आगे चल करके इनके क्षेत्र में आ जाते हैं। तो क्या करते हैं अंग्रेज, धीरे धीरे कहीं न कहीं इनको कैप्चर करते हैं और कैप्चर करते जाते हैं और अपने राज्य क्षेत्र में मिलाते जाते हैं। राज्य क्षेत्र उनका बंगाल हुआ करता था। बंगाल से जब उन्होंने स्टार्ट कर दिया था 1764 के बाद में, तो धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना आधिपत्य जो है स्थापित कर लेते हैं। अंततः होता क्या है, 1833 ईस्वी तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश को वो लोग कैप्चर कर लेते हैं और धीरे धीरे 1857 की क्रांति आप लोगों को आती है। तो 1857 की क्रांति होगी, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो राजे रजवाड़े यहाँ पर हुआ करते थे, इन राजे रजवाड़ों को अंग्रेजों ने कैसे कैप्चर किया, यहाँ पर क्या कुछ उनकी नीतियां चल रही थी। सबसे पहले हम लोग बात करते रहे थे कि जो आपके राजे रजवाड़े हुआ करते थे, इन छोटे छोटे राज्यों की क्षेत्रीय राज्यों की जो उस स्थिति तत्कालीन समय में मेंटेन थी, जो उन्नति स्थिति थी, ये वाली उन्नति स्थिति ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई, अधिक दिनों तक नहीं टिकी। दरअसल में बात ये थी, अधिक दिनों तक इसलिए नहीं टिकी क्योंकि ये लोग आपस में लड़ाई करते थे। अगर ये लोग आपस में लड़ाई नहीं करते तो शायद ये कहीं न कहीं अधिक दिन तक नहीं टिकी।
ये अधिक दिनों तक नहीं टिकी, इसलिए क्योंकि यह लोग आपस में लड़ाई करते थे और आपस में विद्वेष की भावना रखते थे, क्योंकि एक दूसरे की मतलब जो क्षेत्र हुआ करते थे उन पर वर्चस्व मतलब अपना स्थापित करने की प्रवृत्ति इनकी कहीं न कहीं इनको एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। आपसी मतभेद क्या होता है? आपसी मतभेद इन्हें आपसी मतभेद तथा माफ कीजिए आपसी मतभेद तथा एक दूसरे पर आक्रमण क्या करते थे? अंग्रेजों को बुलाते थे और अंग्रेज खुद आते थे। अंग्रेज आते थे, आपस में दोनों को लड़ाते थे, जो जीत जाता था उससे बहुत सारा धन पैसा रुपया वसूल करते थे और उनके पास में अपनी सेना रखने के लिए उनको बाध्य करते थे, उनसे संधि करते थे और संधि करने के साथ में उनको अपनी सेना रखने के लिए बाध्य कर देते थे और वहां पर अपना एक मतलब अच्छा सैनिक वहां पर कहीं न कहीं नियुक्त करते थे, उसके हिसाब से फिर शासन वहां का चलता था। तो इनके जो है एक दूसरे पर आक्रमण करने की जो नीति हुआ करती थी, नीति ने अंग्रेजों को बढ़ावा दिया। क्या किया? अंग्रेजों को बढ़ावा दिया। कहीं न कहीं अगर इनकी नीतियां ऐसी नहीं होती तो शायद अंग्रेज इतनी जल्दी आसानी से उत्तर प्रदेश पर हावी नहीं हो पाते। हुआ क्या? वो 1761 में आप लोगों को पता होगा कि 1761 ईस्वी में क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है दोस्त, सॉरी पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। होता क्या है इस युद्ध में? आपके दो लोग लड़ रहे थे। कौन कौन? आपस में अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली लड़ रहा था जो कि एक अफगान था, ये लड़ रहा था और इसमें मराठे लड़ रहे थे। मराठे और अहमद शाह अब्दाली दोनों लड़ रहे थे। इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं इसको बढ़ावा देने वाले अवध के नवाब, ठीक है, अवध के नवाब, बरेली और बदायूं का नवाब, फर्रुखाबाद के नवाब, इन लोग इसको इनवाइट करते हैं कि आओ मराठों पर आक्रमण करो और इनको हराओ। होता क्या है? अहमद शाह अब्दाली आता है, मराठों को हरा देता है 1803 में, ठीक है। तो इसे जो है बुलावा किसने किसने दिया था? अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, ठीक। अब बात ये थी कि जो अंग्रेजों, यहाँ पर अंग्रेजों की भूमिका भी नहीं है, लेकिन अहमद शाह अब्दाली कहीं न कहीं अपना बढ़ावा मतलब इनके ऊपर धाक जमाए हुए है, अधिकार किए हुए हैं। बात ये थी, सॉरी, क्या किया इन लोगों ने? क्या किया? जो अन्य नवाब हुआ करते थे और नवाबों में कौन कौन था यहाँ पर? लेकिन इन लोगों ने, नवाबों ने क्या किया? लेकिन अवध का नवाब कौन था? अवध का नवाब हुआ करता था सुजाउद्दौला। अवध का नवाब हुआ करता था सुजाउद्दौला। तो सुजाउद्दौला अवध का नवाब हुआ करता था। बरेली और मेरठ का नवाब हुआ करता था। बरेली एवं कहाँ का? बरेली एवं मेरठ का जो नवाब हुआ करता था आपका,
इसका नाम था आपका नाजिब खान। नाजिब खान। इसी के साथ में रुहेल खंड का एक नवाब हुआ करता था। रुहेल खंड का नवाब हुआ करता था, इसका नाम क्या था? रहमत अली। इसका नाम क्या हुआ था? रहमत अली हुआ करता था। सॉरी, रहमत अली। ये लोग जो हुआ करते थे, इन्हीं के साथ में एक और नवाब हुआ करता था जिसका नाम था सादुल्ला खान। तथा सादुल्ला खान ने क्या किया, कहीं न कहीं इन लोगों ने इसको क्या किया, अहमद शाह अब्दाली जो आपका हुआ करता था, अहमद शाह अब्दाली को ये लोग क्या करते हैं, बुलाते हैं और युद्ध के लिए बुलाया था। इन लोगों ने युद्ध के लिए बुलाया। तो अहमद शाह अब्दाली को आक्रमण करने के लिए, युद्ध के लिए किन लोगों ने बुलाया? इनमें से कौन कौन आपका था? सुजाउद्दौला अवध का नवाब हुआ करता था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला हो गया। और बरेली और मेरठ का नवाब हो गया एक नाजिब खान। और आपका रुहेलखंड का जो नवाब हुआ करता था रहमत अली, और इसके साथ में सादुल्ला खान। इन लोगों ने क्या किया था, अहमद शाह अब्दाली को मराठों पर आक्रमण करने के लिए क्या किया, कहीं न कहीं बढ़ावा दिया और बुलाया। मैंने बताया आपको कि ये जो क्षेत्रीय जो राज्य थे आपस में लड़ने की नीतियां, मतलब उनकी जो अवस्थिति थी, जैसे कि स्टार्टिंग में शुरुआत में 1720 के आसपास अवध की स्थिति ठीक ठाक थी, अच्छी थी, बढ़िया थी। वैसे ही बंगाल की अवस्थिति में काफी ठीक ठाक बदलाव हुआ जब आता है आपका मुर्शीद कुली खां। उसके बाद में हमने बताया कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हो रहा था 1761 में कौन सा, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत के तृतीय युद्ध में इन लोगों ने उंगली करी, और उंगली करने के साथ में क्या किया इन लोगों ने, उसको बढ़ावा दिया। उसको बढ़ावा देने के साथ में पहली बार तो इनके ही अवध का नवाब जो सुजाउद्दौला हुआ करता था इसका, और बरेली और मेरठ का नवाब हुआ करता था नाजिब खान। नाजिब खान के साथ साथ में आपका रुहेलखंड का नवाब हुआ करता था रहमत अली, और इसके साथ में एक और व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था सादुल्ला खान। तो इन लोगों ने क्या किया, अहमद शाह अब्दाली को, जो कि अफगानिस्तान का मतलब शासक हुआ करता था, अफगानिस्तान में वो राज्य किया करता था, उसको ये लोग बढ़ावा देते हैं। और जैसे ही ये बताते हैं, बुलाते हैं, इसको बढ़ावा देते हैं, और जब वो आता है तो क्या करता है, इसकी जो शर्तें हुआ करती थी सुजाउद्दौला की, सुजाउद्दौला अपनी शर्तों के अनुसार अहमद शाह अब्दाली को कहीं न कहीं वो नहीं कर पाता है, वो सहायता, वो मदद नहीं दे पाता है, तो सुजाउद्दौला अपने आप में आत्महत्या कर लेता है। ये समझ लीजिए कि मतलब उसकी मतलब वो मृत्यु बनकर के अहमद शाह अब्दाली आया, और उसने क्या किया, आबैल मुझे मार, मतलब अपनी मृत्यु को खुद ही बुलावा दिया उसने। किसने? सुजाउद्दौला ने। तो ऐसा किया इन लोगों ने। तो इन लोगों की कहाँ मतलब ये लोग बढ़त हासिल कर पा रहे थे, फिर इन लोगों ने क्या किया, मतलब उसको बुलावा दिया, और बुलावा देने के बाद में अपनी कमजोरी को साबित किया। इन नवाबों ने अपनी कमजोरी अपनी कमजोरी को अफगान शासक किसके सामने, अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह अब्दाली के समक्ष उजागर कर दिया। कहां पर? अहमद शाह अब्दाली के समक्ष, मतलब सामने उजागर कर दिया। तो जब अहमद शाह अब्दाली आया तो इन लोगों ने क्या किया
कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी को, ये देखिए बात ये होती है, जब आप किसी को आक्रमण करने के लिए बुलाते हैं, स्वयं आत्महत्या कर लोगे अगर, तो वो क्या समझेगा, कहीं ना कहीं कमजोर होगा ना उसका, कहीं ना कहीं साथ ना दे पाया, साथ ना दे पाने के कारण वो मर गया, आपस मतलब आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के साथ में जब बाहर का व्यक्ति तुम्हारे घर पर, तुम किसी को अपने घर पर, अपने देश पर, अपने राज्यों पर आक्रमण करने के लिए जब बुला रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारी कमजोरी ही तो है। और ये कमजोरी अंग्रेजों को पता चल जाती है। अंग्रेज अब क्या करेंगे, तुमको धीरे 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 चट कर जाएंगे, और अंग्रेज तुमको जब खाने लगेंगे तब तुम हल्ला मचाओगे। बात यही है ना कि तुम जब बाहर वालों को बुला रहे हो अपने देश पर आक्रमण करने के लिए, मान लिया कि मराठों की इनसे नहीं बनती होगी, लेकिन मराठे इनसे बहुत ज्यादा वो भी नहीं हो रहे होंगे। अहमद शाह अब्दाली तो आया था कि मतलब हर चीज वो लूट करके इतनी मतलब कत्लेआम मचाता है। तो ये सब जैसे कि उसने क्या किया था, जैसे 1739 में आता है ना आपका नादिर शाह, तो ठीक वैसा ही अहमद शाह अब्दाली आया, मराठों को तहस नहस किया, उसके बाद में बहुत सारा धन लूटा, चला गया। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी का जो है परिचय दिया। और वर्ष 1764 ईस्वी का जो युद्ध हुआ, वर्ष 1764, कहाँ का युद्ध हुआ था, आपको मैंने बताया था बक्सर का युद्ध। बक्सर कहाँ था, तत्कालीन बंगाल में। ठीक, तो ये बक्सर का युद्ध जो हुआ, इस युद्ध में 3 लोगों की सेना हारी थी। अब 3 लोगों की सेना हारी कब से थी, मैंने आपको इस युद्ध के बारे में मैंने 2-3 बार आपको बताया है। यहाँ पर बंगाल का नवाब हुआ करता था, एक बार और बता देता हूँ लास्टली, अब इतिहास में फिर पढ़ेंगे इसको। बंगाल का नवाब हुआ करता था जिसका नाम था, आपको याद है ना, मीर कासिम। मीर कासिम हुआ, ठीक है। आपका अवध का नवाब हुआ करता था, यही जिसने अहमद शाह अब्दाली को बुलावा दिया था। अवध का नवाब नाम क्या था, सुजाउद्दौला। ठीक, और आपका एक और शासक हुआ करता था जो मुगल सम्राट हुआ करता था, मुगल सम्राट का क्या नाम था उनका, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की सेनाएं लड़ रही थी बक्सर के युद्ध में, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से, ये भारत की तरफ से थे तीनों, और अंग्रेजों की तरफ से कौन था, अंग्रेजों की तरफ से इनका एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था हेक्टर मुनरो। कौन था, हेक्टर मुनरो था। ये आपको दिखाई दे रहा ना साफ, ठीक। ये हेक्टर मुनरो ने क्या किया, इन तीनों के सेना पर भैया भारी पड़ गया। इनको क्या किया, कहीं न कहीं हार का मुख देखना पड़ा, और ये जो सेना हो जाती है, हार जाती है इन तीनों की सेना, और अंग्रेजों की जो सेना होती है ये जीत जाती है। दरअसल में इन्होंने जीत कैसे हासिल करी, क्योंकि ये लोग अपनी जो कमजोरी है, अपनी जो कहीं न कहीं अंदर की जो बातें हैं वो पहले से बता दे रहे हैं अंग्रेजों को, तो कहीं ना कहीं हार तो जाना ही पड़ेगा ना। जब 3 लोगों की जो सेना है ये हार जाती है, तो कहीं ना कहीं अगले आने वाले 200 वर्षों की गुलामी अंग्रेजों ने भारतीयों के मुख पर लिख दी। होता क्या है, भारतीयों को पहले तो गुलामी मतलब इतनी आसान नहीं थी, अंग्रेजों को आसान नहीं लग रहा था, लेकिन जब ये 3 लोगों की सेनाएं हार जाती हैं कहीं न कहीं 1764 में बक्सर का युद्ध जो कि बंगाल में हुआ करता था, ये जो हार जाते हैं, तो क्या होता है, कहीं न कहीं इससे भारतीयों की गुलामी का जो माथा हो जाता है ना, गुलामी के माथे लिख जाती है। मैंने बताया आपको, इन लोगों ने क्या किया, जो नवाब हुआ करते थे उन नवाबों ने क्या किया, अवध के नवाब आपके मेरठ
बरेली मेरठ का नवाब जो हुआ करता था, रोहेलखंड का जो नवाब हुआ करता था, इन लोगों ने अहमद शाह अब्दाली के समक्ष अपनी कमजोरी को जाहिर किया, उजागर किया। कहीं न कहीं उनकी इज्जत बनी हुई थी और उसको उजागर कर दिया। युद्ध हो रहा था किन दोनों लोगों के बीच में, मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और इन लोगों ने क्या किया, उसको इनवाइट किया। हो नहीं रहा था। अहमद शाह अब्दाली जब पहले आया था, उसके साथ में आपका नादिर शाह के साथ में जब आया था, तो उसका एक सेनापति हुआ करता था। सेनापति जैसे ही नादिर शाह वहां से चला गया, तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में अहमद शाह अब्दाली ने अपनी सत्ता को स्थापित किया। स्थापित करने के बाद में इन लोगों ने इसको बुलाया। बुलाने के बाद में मराठों से युद्ध होता है, मराठों को हार हो जाती है मराठों की। और मराठों की हार होने के बाद में 1861 में जैसे ही अहमद शाह अब्दाली हरा देता है मराठों को, कहीं न कहीं मराठे कमजोर पड़ जाते हैं। नहीं तो मराठों के पास इतनी शक्ति थी कि अंग्रेजों को भगा सकते थे। लेकिन लास्टली होता क्या है, अहमद शाह अब्दाली ने आकर के उनका कहीं न कहीं सर्वनाश किया। और सर्वनाश करने के साथ साथ में मराठे भी बहुत कमजोर हो गए। जब कमजोर हो गए मराठे, तो धीरे धीरे अंग्रेजों के भी पक्ष में मतलब बाजी जाने लगी। क्योंकि मराठे भी मतलब शक्तिशाली थे, मराठों की शक्ति अच्छी ठीक ठाक थी, स्थिति बढ़िया थी। बट हुआ क्या, जब अहमद शाह अब्दाली से वो युद्ध में हार जाते हैं, फिर लास्टली होता क्या है, 1803 में मतलब मराठों ने क्या किया, मराठों को भी अंग्रेजों ने हरा दिया। तो मराठों पर भी उनका क्या हो जाता है, सत्ता स्थापित हो जाती है। कहीं ना कहीं 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध में अवध का नवाब हुआ, बंगाल का नवाब हुआ, और मुगल सम्राट थे आपके शाह आलम द्वितीय। इन लोगों को अंग्रेजों की सेना ने बहुत बड़ी मात दी। इनके पास सेना की बहुत बड़ी संख्या थी, उसके बावजूद इनके पास मात्र 2 ही 4-10,000 सैनिक थे। उन लोगों ने इनको हरा दिया। तो कहीं न कहीं उनके पास सैनिक मजबूती थी और सैन्य बल काफी ठीक ठाक ताकतवर था, इसलिए उन्होंने इनको हरा दिया। बात यह होती है, और यहाँ से क्या होता है, जैसे ही बक्सर के युद्ध की हार हो जाती है, तो भारतीयों के मुंह पर क्या हो जाता है, कलंक, जो गुलामी का कलंक है वो लग जाता है। तो क्या हुआ, बक्सर के युद्ध बक्सर के युद्ध में हार के बाद भारतीयों के माथे पर 200 वर्षों की गुलामी लिख जाती है। बाद भारतीयों के माथों पर 200 वर्षों की गुलामी लिख गई। लिख गई। कारण उसका क्या था, 200 वर्षों की गुलामी लिखी क्यों? बात यह थी कि दरअसल में तत्कालीन समय में जो मजबूत सेना हुआ करती थी, आपके बंगाल के नवाब के पास हुआ करती थी। सुजाउद्दौला अवध का नवाब था, उसके पास भी काफी बेहतर सेना थी। लेकिन उसके साथ में जो मुगल बादशाह हुआ करते थे तत्कालीन समय में, इतना बेकार नहीं हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं वो भी ढह चला था। मुगल सम्राट जो हुआ, मतलब मुगल साम्राज्य जो हुआ करता था, वो भी कहीं न कहीं पतन की ओर बढ़ रहा था। लेकिन ये जो क्षेत्रीय सैनिक हुआ करते थे, बंगाल का नवाब, अवध के नवाब हुआ करते थे, इनके पास ताकत थी। लेकिन इन लोगों ने कहीं न कहीं अपनी कमजोरियों को जाहिर किया अंग्रेजों के सामने, और अंग्रेजों ने क्या किया, इनके ऊपर कहीं न कहीं बढ़त हासिल कर ली और धावा बोल दिया, अधिकार कर लिया, आधिपत्य कर लिया। अंग्रेजों को कहीं न कहीं इनमें मतलब सफलता मिली। और इसी सफलता के कारण हुआ क्या, जब मजबूत मतलब भारतीय राज्य जब चले जा रहे हैं, भारतीय क्षेत्र जब चले जा रहे हैं, तो कमजोरों को क्या होगा, कमजोर भी अपने आप उसमें मिल जाएंगे। तो ये लोग भी धीरे धीरे मजबूत तो थे, मजबूत होने के साथ में जब मजबूतों को इन लोगों ने हरा दिया, तो फिर आगे होता क्या। और ये जो आपका कलंक कलंक था, 200 वर्षों की गुलामी जो थी आपकी, इस गुलामी को कब मिटाया जा सका, इस गुलामी को 200 वर्षों के बाद, क्या स्वतंत्रता संघर्ष के बाद ही मिटाया जा सका।
क्या स्वतंत्रता संघर्ष के बाद ही मिटाया जा सका। जब 200 वर्षों की गुलामी अंग्रेजों ने भारतीयों के नाम लिख दी तो धीरे धीरे भारतीयों ने अपना संघर्ष किया। इसमें बहुत सारे लोगों का मतलब बलिदान गया। उन लोगों ने अपनी मतलब यहाँ तक कि जान की बाजी लगा करके लोगों ने क्या किया, इसको कहीं न कहीं भारत देश को हमारे स्वतंत्र करवाया। हम सभी उनके रेडी हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो इन लोगों की भूमिका हो रही है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे देश को गुलाम बनाने में मदद कर रहे थे। अगर इन लोगों की आपसी कमजोरियां ना होती तो शायद आज भारत ऐसा ना होता। लेकिन गुलाम होने के बाद में कहीं न कहीं स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता के बाद में लोगों को इतना बुरे तरीके से लीड किया गया था, इतनी बेहुदी हरकतें करी गई थी लोगों के साथ में, कि उसके बाद में भारत को लोकतंत्र होना पड़ा कि सबको आज़ादी मिले। आज भी एक एक व्यक्ति की आज़ादी हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट याद रखती है, ध्यान रखती है। अगर कहीं पर किसी की आज़ादी का वायलेंस होता है तो उसे आज़ादी स्वयं दिलाती है। तो इतना बड़ा जो कलंक हुआ करता था, वो कलंक स्वतंत्रता के बाद में जो है मिटता है। होता क्या है, वर्ष 1780 के आसपास, कब, वर्ष 1780 में आपके बनारस के राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था बनारस के राजा, इनका नाम था चेत सिंह। तो चेत सिंह पर ही अंग्रेजों ने क्या कर लिया, चेत सिंह को अधीन बना लिया। अधीन बना क्या लिया, अधीन बनाने पर मजबूर कर दिया उनको। क्या कर दिया, अधीन बनाने पर इनको मजबूर कर दिया, तो वो अपने आप अधीन बन गए। ये थे चेत सिंह, और बनारस के राजा हुआ करते थे ये। इनके पास भी काफी ठीक सेना हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये भी कहीं न कहीं अंग्रेजों के चंगुल में फंसे, और अंग्रेजों ने ऐसी परिस्थितियां बना दी इनके सामने कि इन्हें फिर से अंग्रेजों के सामने झुकना पड़ा। और अवध में होता क्या है, अवध में धीरे धीरे आप लोगों को मैंने बताया था जब अवध की क्लास में पढ़ाया था, पिछले क्लास में, तो अवध का जो नवाब हुआ करता था, अवध का नवाब कौन कौन था, अवध का नवाब कैसे कैसे बन रहा है, आपका बना शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला बन रहा था। शुजाउद्दौला के बाद में, उसके बाद में बना, मान चलिए आसफउद्दौला, सरफराज खां बनता है। और आसफउद्दौला का नाम यहाँ पर देख लेंगे आप लोग। आसफउद्दौला के बाद में उसका भाई नवाब बनता है, और आसफउद्दौला के बाद में उसका भाई नवाब बना। इसके बाद में, उसके बाद में कौन बना, इसका भाई, उसका भाई सादात अली। ये थे आपके सादात अली। नवाब बने। देखिए, ये थे इनका नवाबी। दरअसल में ये लोग अपनी नवाबी को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारी कटु आलोचनाएं किया करते थे। मतलब एक दूसरे के आपस में लड़ाई किया करते थे। अगर वो हमेशा यही चाहते थे कि हम किसी दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण करके उसके क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लें। ये लोग कहीं ना कहीं अपने आपस की मजबूती को इन लोगों ने नहीं देखा, और आपस की मजबूती जब नहीं हुई तो आपस की फूट हुई। उस आपस की फूट से अंग्रेजों को बेनिफिट हुआ, और अंग्रेजों ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर कहीं न कहीं अपनी सत्ता जो है स्थापित करी। मैंने बताया कि जो बक्सर का युद्ध हुआ, उसके हारने के बाद में भारतीयों के माथे पर 200 साल की मतलब गुलामी लिख गई। इस गुलामी को स्वतंत्रता के बाद ही मिटाया जा सका। वर्ष 1780 में बनारस के राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था चेत सिंह। चेत सिंह को भी अंग्रेजों ने क्या किया, कहीं न कहीं ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करी कि उन्हें भी
मतलब अंग्रेजों की सत्ता को स्वीकार करना पड़ा। उसके बाद में आपके अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बाद में आसफउद्दौला के बाद में उसका भाई सादात अली नवाब बनते हुए, और उसके बाद में कौन लास्टली बनता है, वाजिद अली। तो वाजिद अली शाह बनते हैं लास्टली अवध के नवाब, मैंने आपको बताया था। और जो आपका सादात अली हुआ करता था, सादात अली आपका जो नवाब हुआ करता था, कब बनता है आपका 1797 ईस्वी में, जो आपका आसफउद्दौला के बाद में सादात अली बनता है। और धीरे धीरे कहीं न कहीं लास्टली ये मतलब मृत्यु की कगार की ओर जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। अब सादात अली जैसे ही मतलब कब बनता है, सादात अली क्या करता है, देखिए ये कमजोर नवाब है, इसकी कमजोर नवाबी की पहचान क्या है। सादात अली ने क्या किया, जैसे ही बनता है 1797 में नवाब बना। नवाब बनने के बाद में इसने क्या किया, जैसे ही 1797 में नवाब बना और नवाबी के बाद नवाब तो बन गया, बाद 1801 में इसने क्या किया, एक बड़ा गलत ही हरकतों को अपनाया, मतलब बढ़ावा दिया। 1801 में सुरक्षा के बदले 1801 में राज्य की सुरक्षा के बदले क्या किया, राज्य की सुरक्षा के बदले इसने जानते हो क्या क्या दे दिया अंग्रेजों को, अंग्रेजों को इसने प्रयागराज, गोरखपुर, रोहलखंड क्या क्या दे दिया बदले, सुरक्षा की गारंटी के बदले। प्रयागराज, रोहलखंड, एटा दे दिया, इटावा दे दिया, और इसी के साथ में आपका गोरखपुर दे दिया। क्या क्या दिया, प्रयागराज, रोहलखंड, गोरखपुर, इटावा, कानपुर दे दिया, मिर्जापुर का जो दक्षिणी इलाका हुआ करता था, मिर्जापुर का दक्षिणी भाग दे दिया। देखना, मिर्जापुर का दक्षिणी भाग देने के बाद में इसने फतेहपुर, कानपुर के बगल में एक फतेहपुर है डिस्ट्रिक्ट, फतेहपुर को भी इसने दे दिया। देखिए ये कहीं न कहीं प्रयागराज, रोहलखंड, एटा, इटावा, गोरखपुर आपका और कुमायूं क्षेत्र, समझ में आ रहा है ना, उत्तराखंड वाला कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र दो है वहां पर। तो कुमायूं क्षेत्र को इसने क्या किया, अंग्रेजों को दे दिया। क्या किया, अंग्रेजों को दे दिया। अब आप ही बताइए कि जो भी शासक हुआ होगा, जो भी नवाब होगा, तो क्या हुआ, इसने क्या किया, सादात अली ने मतलब जो प्रयागराज, गोरखपुर, रोहलखंड, एटा, इटावा, जो फतेहपुर, कानपुर का जो क्षेत्र हुआ करता था, ये अंग्रेजों को सुरक्षा की गारंटी के बदले सौंप दिया। इसके पास क्या बचा, मात्र लखनऊ बचा और अयोध्या का क्षेत्र, दो ही लगभग आसपास का क्षेत्र, कुछ ही क्षेत्र बचा इसके पास, सीतापुर। तो यहाँ पर इसने क्या किया, अंग्रेजों को सौंप दिया, क्योंकि ये अंग्रेजों से इतना डर गया था। इसके डर के कारण इसने क्या किया, सुरक्षा की गारंटी ली अंग्रेजों से, और ये सब क्षेत्र जो है अंग्रेजों को सौंप दिए। होता क्या है, कुछ दिनों के बाद में आपका जो फर्रुखाबाद का नवाब हुआ करता था, फर्रुखाबाद के नवाब ने भी सुरक्षा की गारंटी ले ली और अंग्रेजों को अपना क्षेत्र जो हुआ करता था सौंप दिया।
तो बात ये हुई कि कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद में फर्रुखाबाद का जो नवाब हुआ करता था आपका, फर्रुखाबाद के नवाब ने क्या किया, ये अपना राज्य क्षेत्र जो भी हुआ करता था अंग्रेजों को सौंप दिया। वो भी क्या बोला, राज्य क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया। अंग्रेजों को सौंप दिया क्योंकि उसे भी सुरक्षा की गारंटी चाहिए थी, सुरक्षा की गारंटी के बदले। बात यह होती है कि जब इन्होंने भी अपना क्षेत्र कहीं न कहीं सौंप दिया, तो सौंपने के बाद में अंग्रेजों के पास लगभग संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर क्या होता है, एक सत्ता काबिज हो जाती है अंग्रेजों की। जब कुछ ही समय के बाद में लगभग 1803 ईस्वी में 1803 ईस्वी में हो क्या रहा है, इसमें अंग्रेजों ने क्या किया, मैंने आपको बताया था 1861 के युद्ध में, सॉरी 1761 के युद्ध में, पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ करता था, इसमें मराठे जो होते हैं मराठों को पराजित कर दिया। जब इन्होंने मराठों को पराजित कर दिया, मराठों को पराजित करने के बाद में इनसे भी जो उत्तर प्रदेश में दक्षिण का इलाका है, जैसे आपका झांसी, जालौन, बांदा, बागपत, वो सॉरी जो अन्य इलाके हुए, इन लोगों को, ललितपुर वाले क्षेत्र को, झांसी को, इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कहीं न कहीं कैप्चर कर लिया। तो जो आपके अलीगढ़ भी इसी में था। तो इन्होंने क्या किया, 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने मराठों को भी हरा दिया। सादात अली ने क्या किया, 1797 में नवाब बनने के बाद में राज्य की सुरक्षा की गारंटी के बदले प्रयागराज, रुहेलखंड, एटा, इटावा और गोरखपुर, कानपुर, मिर्जापुर दक्षिणी वाला भाग जो हुआ करता था, फतेहपुर और कुमायूं का क्षेत्र जो अंग्रेजों को दे दिया। कुछ समय के बाद में फर्रुखाबाद के नवाब ने भी क्या किया, अपना राज्य सुरक्षा की गारंटी के बदले अंग्रेजों को सौंप दिया। और 1803 ईस्वी में मैंने आपको बताया, अंग्रेजों ने मराठों को बड़ी हार दी, बड़ी मात दी। दरअसल में बात यह हुई कि वो पहले 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है हार का सामना कर रहे थे, उसी हार के कारण कमजोरी आ गई और कमजोर शासकों के ऊपर, कमजोर मराठों के ऊपर अंग्रेज फिर भारी पड़े। तो अंग्रेजों ने क्या किया, 1803 ईस्वी में अंग्रेजों से हार के बदले अंग्रेजों ने क्या किया, मराठों को तो हरा दिया था, तो कौन कौन से क्षेत्र लिए मराठों से, देखिए एक तो आपका रहा था अलीगढ़, जालौन, आपका जालौन रहा था, बांदा रहा था। कौन कौन से क्षेत्र थे, अलीगढ़, सॉरी बांदा, झांसी, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र हुआ करते थे अंग्रेजों को फिर से ये किससे प्राप्त हो गए, इसी के अंतर्गत आपका आगरा भी आता था, आगरा, इसी के अंतर्गत आपका आता था झांसी आ गया, अलीगढ़, जालौन, झांसी और बांदा आपका, ठीक है। तो आगरा, मेरठ भी इसी के अंतर्गत आता था, मेरठ के साथ साथ में आपके
हाँ, हमीरपुर का क्षेत्र, मेरठ तथा हमीरपुर, हमीरपुर इत्यादि क्षेत्र जो हुआ करता था, अंग्रेजों ने क्या किया, मराठों से अलीगढ़, जालौन, बांदा, झांसी, आगरा, मेरठ तथा हमीरपुर इत्यादि क्षेत्रों को प्राप्त किया या ले लिया। तो इन क्षेत्रों को क्या किया इन लोगों ने, प्राप्त किया, किससे, मराठों से। क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्र हुआ करता था ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश की दोस्त बात हो रही यहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से इतना प्राप्त हुआ था। जो मराठों का अन्य जो साम्राज्य हुआ करता था वहां से बहुत सारा जो क्षेत्र हुआ करता था अंग्रेजों से वो भी प्राप्त कर लिया। किससे, मराठों से प्राप्त कर लिया, किसने, अंग्रेजों ने। ठीक है, तो अलीगढ़ जो जालौन हुआ करते थे, ये जो क्षेत्र हुआ करते थे, इन सबको किसने प्राप्त किया, अंग्रेजों ने। और इस प्रकार क्या हुआ, जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा हुआ करता था, संपूर्ण उत्तर प्रदेश क्या हुआ, अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। काफी लंबे समय तक तो अंग्रेजों के पास में आने के बाद में काफी लंबे समय तक संपूर्ण जो उत्तर प्रदेश हुआ करता था, क्या हुआ करता था, संपूर्ण उत्तर प्रदेश, बंगाल रेसिडेंसी, मतलब बंगाल रियासत का भाग, मतलब भाग या क्षेत्र बना रहा। लेकिन होता क्या है, इसके बाद में मैंने बताया 1803 ईस्वी में मराठों को हरा दिया था और अंग्रेजों ने हरा दिया। उसके बाद में अलीगढ़, मेरठ, बांदा, झांसी और जालौन, आगरा का जो क्षेत्र हुआ करता था अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अंग्रेजों की मुट्ठी में संपूर्ण उत्तर प्रदेश आ गया था और उत्तर प्रदेश काफी लंबे समय तक बंगाल जो रियासत हुआ करती थी, जो बंगाल प्रांत हुआ करता था, उसका क्षेत्र के रूप में बनकर के रहता है। वर्ष 1833 ईस्वी में होता क्या है, उत्तर प्रदेश को क्या हुआ, उत्तर प्रदेश को एक अलग क्या किया गया, एक अलग आपकी रियासत जो हुआ करती थी, अलग रियासत, आगरा प्रेसिडेंसी, आगरा प्रेसिडेंसी के रूप में जो है मान्यता मिली। किसको, अवध, जो आपका आगरा प्रांत के रूप में, आगरा रेसिडेंसी के रूप में इसको मान्यता मिली तथा यहाँ पर जो है गवर्नर की नियुक्ति की गई तथा अलग गवर्नर की नियुक्ति भी यहाँ पर की गई। कहाँ पर, आपके आगरा में। तो आज की क्लास जो है यहीं तक रहेगी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे 1857 की जो क्रांति हुई थी, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र हुए थे, और यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे।
आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया कीजिए, लाइक और मतलब टेलीग्राम जिस भी ग्रुप में हुआ करे, जिन लोगों को ज़रूरत है, अगर आपका कोई रिलेशन का पढ़ना चाहता है तो आप उसे भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो ही लाइक किया कीजिए, वरना आपकी इच्छा की बात है। ठीक है, तो तब तक के लिए आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार और धन्यवाद, शुक्रिया।